नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता और क्यों कह रहे हैं नवंबर में इम्तिहान और 3 दिसंबर को महापरिणाम। इसकी डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। ग्राउंड पर कितनी वोटिंग और किस तरीके की वोटिंग ये भी आपके सामने रखा जाएगा। ये सारी डिटेल्स है। एमपी में किसके सर ताज, कमल या कमलनाथ? देखिए, ये तो 3 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है। अब कमलनाथ जी खुद ओल्ड मॉडल हैं, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। दूसरा कोई दल जीतेगा तो खुशियां पाकिस्तान में मनेंगी। ये व्यक्ति को तो चुनाव लड़ने का कोई अधिकार ही नहीं है। कौन जीतेगा छत्तीसगढ़ का चुनावी रण? यहाँ मामला एक तरफा है, किसी लड़ाई उड़ाई नहीं है। क्या होगा जनता का फैसला? राज तिलक किसका? कोई जनता बहुत त्रस्त है, ऐसे लोगों से छत्तीसगढ़ की जनता ऐसे लोगों को भाती नहीं है। नवंबर में इम्तिहान, 3 दिसंबर को महापरिणाम। तो देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर, डिटेल्स की पड़ताल पर हमारी नजर है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसके सिर पर जीत का ताज बंधेगा, जीत का सेहरा बंधेगा, ये तो 3 दिसंबर को तय होगा। लेकिन आज उससे पहले मध्य प्रदेश में एक चरण में सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है, जहां शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में 70 विधानसभा पर दूसरे चरण के तहत वोटिंग की जा रही है। भूपेश बघेल की यहां की जनता क्या उन पर विश्वास जताएगी, ये 3 दिसंबर को क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। लेकिन लोकतंत्र के महापर्व की महा कवरेज एबीपी न्यूज पर जारी है। हमारे संवाददाता दोनों ही ग्राउंड पर ग्राउंड रिपोर्ट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से ब्रजेश राजपूत, छत्तीसगढ़ से ज्ञानेंद्र तिवारी, और मतदान के हर एक रंग को हम आप तक पहुंचाएंगे। उससे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपके सामने रखे, जहां वोटिंग को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। एमपी विधानसभा चुनाव में वोटिंग जारी है और इसके तहत कितने प्रतिशत मतदान है ये भी हम आपको अपडेट करते चलेंगे। कहां कितना वोट हुआ और इस इलेक्शन मतदान से जुड़ी जो अपडेट है वो हम आपके सामने रखें। अभी भी वोटिंग दोपहर 3 बजे से एमपी में 60.52% मतदान है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतदान खत्म होने में करीब 2 घंटे बाकी हैं। लाइन में लगे लोग 6 बजे के बाद भी वोटिंग कर सकते हैं। शिवराज और कमलनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो आपको बताएं, 230 सीटों पर मतदान जारी है। आखिरी के 2 घंटे अभी भी जो लोग लाइन में हैं वो मतदान कर सकते हैं। मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, ऐसी अपील हर किसी की तरफ से देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की। इसके अलावा हमारी नजर बनी लगी लगभग हर एक सीट से जिस तरीके की अपडेट्स आई, ये देखिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद किस तरीके से कतार में लगती युवतियां, हर आयु वर्ग के लोग, और किस तरीके से बूथ को सजाया गया है। देखिए, मध्य प्रदेश में कितना फीसदी मतदान हुआ आपको बताएं। 3 बजे तक का आंकड़ा आपके सामने है। 61% मतदान का आंकड़ा रिकॉर्ड किया गया है, जो आपके सामने है। 3 बजे तक ये आंकड़ा सामने आया है और जैसे ही ताजा अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ग्राउंड का रुख करते हैं। ब्रजेश राजपूत लगातार अपडेट दे रहे हैं। लगातार उनकी लगभग 230 सीटों पर नजर बनी हुई है, क्योंकि इनपुट आ रहा है। अभी तक के इनपुट के आधार पर कैसे चल रही है वोटिंग, ब्रजेश? निश्चित ही वोटिंग बहुत अच्छी चल रही है और पिछले चुनाव में 2018 में 75.2% हुआ था चुनाव मतदान, और इस बार भी लग रहा है कि उसके आसपास आसानी से पहुंच जाएगा। अच्छी बात यह है कि जो आज है वोटिंग का टाइम सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक है। तो अभी भी हम लोग जहां देख रहे हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में मतदान अच्छा चल रहा है। भोपाल के हम पुराने इलाकों की बात करें तो वहाँ भी मतदान केंद्रों पे अच्छी खासी भीड़ उमड़ी हुई है और लोगों में जो शुरुआती रुझान थोड़ा स्लो था, मगर अब जैसे जैसे दिन खत्म हो रहा है मतदान केंद्रों पर भीड़ बढ़ती जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि जो पिछला आंकड़ा था 75% के आसपास, तो उतना हो ही जाना चाहिए। लोग शुरुआत में जरूर नहीं आ रहे थे मतदान केंद्रों पर, मगर जिस तरीके से बीजेपी ने लोगों को गियर अप किया है और इस बात पर सभी ने फोकस किया कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होना चाहिए, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लोग लगे हुए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकलें और घरों से निकाल के लाया भी जा रहा है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो पिछला मतदान का प्रतिशत था उसके आसपास
आसपास या हो सकता है उसके पार भी हो जाएगा। जी बिल्कुल ब्रिजेश, इस पर नजर बनी रहेगी और इसीलिए बार बार अपील की जा रही है कि मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, अपना वोट कीजिए, घर से बाहर निकलिए। इसके साथ ये भी देखिए कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत वोटिंग जारी है। जनता क्या फैसला लेगी, किसे अपना हुक्मरान चुनेगी, ये फैसला तो 3 दिसंबर को होगा। लेकिन उससे पहले तमाम सियासतदानों ने अपने दावे किए हैं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जीत को लेकर के दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं, तो एक साथ एक दूसरे पर जुबानी हमलों का दौर भी जारी है। प्रदेश और मैं, हम सब एक में एक है, परिवार है पूरा मध्य प्रदेश। हमने पूरे मध्य प्रदेश का विकास किया है। अब कमलनाथ जी खुद ओल्ड मॉडल हैं, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। अब देखिए, ये तो 3 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, कौन क्लीन बोल्ड हुआ, कौन रन आउट हुआ, सब बात सामने आ जाएगी। सभी लोग कमल का बटन दबाएं। ये कमल के बटन दबाने से आतंकवादियों में दहशत होती है। दूसरा कोई दल जीतेगा तो खुशियां पाकिस्तान में मनेंगी। मैं कहता हूं कि भड़काने वाला बयान है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। ये व्यक्ति को तो चुनाव लड़ने का कोई अधिकार ही नहीं है जिस प्रकार का ये इसकी हरकत करता है। भारतीय जनता पार्टी की लहर पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। वो देश ने देखा, अब जनता निर्णय ले रही है, जनता कांग्रेस सरकार बना रही है। उनने जो किया उसी के खिलाफ तो ये सरकार बन रही है। तो किसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है? मध्य प्रदेश में जब जिस तरीके से प्रत्याशियों के नाम आए तो चौंक गए सभी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हो चाहे सांसद, उनके नाम सामने आते हैं। कौन कौन से बड़े नाम है देखिए, शिवराज सिंह चौहान, ये इनका नाम सामने है, बुधनी विधानसभा सीहोर से आते हैं, ताल ठोक रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा प्रदेश के गृह मंत्री है, दतिया से चुनावी मैदान में है। अगला चेहरा, अगला नाम कैलाश विजयवर्गीय का है, इंदौर 1 विधानसभा सीट से मैदान में है। अगला नाम केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का और दिमनी से चुनाव लड़ रहे हैं। अगला नाम भी केंद्रीय मंत्री का है, चेहरा भी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का है, नरसिंहपुर से चुनावी मैदान में है। उसके बाद देखिए दूसरे रो में जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आप देखिए मंडला से सांसद, निवास विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं जो दिखाई दे रही है, रीति पाठक है, और सीधी से सांसद सीधी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। इसके बाद अगला चेहरा है राकेश सिंह का, जबलपुर से सांसद हैं, और यहां पर राकेश सिंह के चेहरे पर देखिए जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट से मैदान में है। और गणेश सिंह सतना से सांसद रहे हैं, लेकिन अब सतना सीट से ही ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। अगला नाम उदय प्रताप सिंह का है, होशंगाबाद से सांसद, लेकिन अब गाडरवारा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस में भी कम नहीं है सितारे, जो कि दिग्गज जिनकी साख दांव पर लगी है। कौन कौन है चेहरे देखिए, कमलनाथ पूर्व सीएम रह चुके हैं, छिंदवाड़ा से चुनावी मैदान में हैं। अगला नाम है दिग्विजय सिंह का, कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह के बेटे की बात करें तो वो चुनावी मैदान में है। जयवर्धन सिंह, जिसकी शक्ल आपको उस तरफ वो पिक्चर दिखाई दे रही है। अगला चेहरा देखिए अजय सिंह का है, ये भी चुनावी मैदान में है, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे हैं और चुरहट विधानसभा सीट से मैदान में है। अगला चेहरा जीतू पटवारी का है, और इस तरफ देखिए कि इंदौर की राव विधानसभा सीट से प्रत्याशी है, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर के भारी भरकम प्रोफाइल अगर देखी जाए तो मध्य प्रदेश पटा पड़ा है। ब्रिजेश का रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इन सीटों पर वोटिंग कैसी रही, क्योंकि इन पर नजर रहेगी न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश में भी लोग देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री का क्या हुआ। हाँ, निश्चित ही जिस तरीके से इन केंद्रीय मंत्रियों के नाम सामने आए थे तो बीजेपी ने चौंकाया था कि चुनाव के ऐलान होने से पहले इन लोगों के सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया था। मगर जब जैसे ही चुनाव शुरू हुआ और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा तो लगा बीजेपी ने गलती तो नहीं कर दी। हालांकि बीजेपी ने अपनी हारी सीटें जीतने के लिहाज से इन नामों को उतारा है। सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं जो जीती हुई थी बीजेपी ने, प्रहलाद पटेल की और रीति पाठक की, वो जीती हुई सीट थी। मगर बाकी जो नाम, जिन बड़े नामों को उतारा वो हारी हुई सीटें थी। मगर अब आलम यह है कि ये इनमें से आधे से ज्यादा सांसद बुरे हाल में हैं, यानी कि उनकी सीटें फंसी हुई हैं, कोई जीतते हुए नहीं लग रहे। जहां तक हम दिमनी की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर जिनको केंद्रीय मंत्री को लड़ाया गया था, उनके खिलाफ 3 वीडियो आ गए। तो भले उनके बेटे के थे मगर वहां माहौल बुरी तरह बदल गया। हम यदि जबलपुर की बात करें, वहां जो राकेश सिंह को उतारा है तो राकेश सिंह के खिलाफ बड़ी नाराजगी है। फग्गन सिंह कुलस्ते की बात करें तो फग्गन सिंह कुलस्ते के खिलाफ भी जमकर लोगों में गुस्सा है। तो इस तरीके से 3 या 4 सांसद बहुत बुरे चुनाव में फंस गए हैं और लग रहा
रहा कि बीजेपी का दांव कहीं उनको भारी ना पड़ जाए, क्योंकि यदि ये लोग विधानसभा चुनाव में हारेंगे तो जो 6 महीने बाद जो लोकसभा चुनाव है तो वहां से भी इनका पत्ता कट ही जाएगा। तो कुल मिला के बीजेपी ने एक रणनीति के तहत चौंकाने वाले नाम उतारे तो थे और सोचा था कि ये लोग जो बड़े नाम हैं अपनी सीट तो बचाएंगे, आसपास की सीट पर भी असर डालेंगे, मगर फिलहाल ये कुछ बड़े नाम सिर्फ अपनी सीट संभालने के चक्कर में ही फंस के रह गए और बहुत ज्यादा बड़ी सीटों पे देखना होगा ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया कितना सक्सेसफुल होगा। आज इम्तिहान है, जनता पेपर लिख रही है, 2 घंटे का वक्त बाकी है और 3 दिसंबर को एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि एक्सपेरिमेंट कितना कारगर रहा और जिस सीट पर चुनाव फंसा है उसके नतीजे क्या होंगे। इस पूरे मध्य प्रदेश चुनाव को ये और भी दिलचस्प बनाता है क्योंकि इतने भारी भरकम प्रोफाइल से लोगों को जमीन पर उतारा गया, विधानसभा पर उतारा गया। तो देखिए नवंबर में परीक्षा चल रही, इम्तिहान और महापरिणाम 3 दिसंबर को आएगा। इसी बीच अब चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। देखिए दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक का जो मतदान फीसदी है वो आपके सामने रखते हैं। 55.31% मतदान हुआ है। यहाँ शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। लाइन में लगे रहे तो छूट रहेगी, 5 बजे के बाद भी वोट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 5 बजे से पहले कतार में लगना होगा अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होने के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए 5 बजे से पहले जो लोग भी लाइन में होंगे, क्यू में होंगे, उन्हें वोट करने मिलेगा। 5 बजे के बाद छत्तीसगढ़ में वोटिंग नहीं संभव है। लेकिन इसी बीच कितना है और कैसा है ये आज का दिन, सीधा रुक करते हैं ग्राउंड का। हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं। अब जब वक्त बहुत कम रह गया, आखिरी घंटे में है, ज्ञानेंद्र किस तरीके की ओवरऑल रिपोर्ट आज की वोटिंग को लेकर? आपका नाम है स्नेह लता और आज बीजेपी और कांग्रेस वोटरों का स्नेह पाने के लिए हर तरफ बाहें फैलाए घूम रही है कि हमको वोट दे दो, हमको वोट दे दो, हमको वोट दे दो। अब ये स्नेह किसे मिलेगा, स्नेह लता, ये 3 तारीख को पता चलेगा। अब ग्राउंड की बात करता हूँ। सुबह 6 बजे से फील्ड में हूँ और लगभग 10 से 15 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनसे मेरी बात हो चुकी है। जिससे भी बात कर रहा हूँ, बस भैया 2 घंटे का और वक्त बचा है, 2 घंटे का और वक्त बचा है। बहुत सारे वार्ड बचे हैं, वोटरों को निकालने दीजिए, उनको मतदान केंद्र तक पहुँचाने दीजिए। तो सारे लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। 55% तक मतदान हो चुका है। ये 3 बजे तक का आंकड़ा है। और दूसरी अहम बात जिसको एबीपी न्यूज़ ने ही ब्रेक किया है, इसलिए उस खबर पर जोर देना बहुत जरूरी है स्नेहलता, और वो ये है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री को लेकर बहुत विवाद रहा है 5 साल तक, ये सबने देखा है। आज एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर उस तरफ टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि मेरे समर्थक चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैं बनूं, और इधर भूपेश बघेल ने मुझसे बातचीत में ये कहा कि मेरे चेहरे पर तो चुनाव हो रहा है। इधर बीजेपी सन्नाटे पे है और बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट पर इस बार विधानसभा 2023 में बीजेपी ने बहुत काम किया है, बूथ में बहुत काम किया है, नीचे बहुत काम किया है। तो वहीं वोटर निकल रहे हैं, लंबी लंबी लाइन है। जहां मैं दुर्ग देख कर आया हूं, मुख्यमंत्री का पूरा इलाका, दुर्ग जिले के पूरे 6 सीट, और रायपुर में जो देख रहा हूं, मतदान केंद्रों के बाहर अच्छी भीड़ है, लोगों में उत्साह है। और अभी भी जब मैं मतदान केंद्र से आया हूं तो वहां भी लाइन लगी हुई है। तो कुल मिलाकर मतदाताओं को निकालने की कोशिश है। हर प्रत्याशी ये सोच रहा है कि मतदाताओं को घर से निकालें, मतदान केंद्र तक पहुंचाएं, ताकि स्नेहलता उनको स्नेह मिल सके वोटरों का। तो उत्साहित है लोग और यहाँ मतदान हो रहा है। आज सुबह बहुत ही जद्दोजहद का नाम तो लोकतंत्र का ये त्योहार, लोकतंत्र की मजबूती है। और हमारे सहयोगी बता रहे थे ज्ञानेंद्र की किस तरीके से लोगों को अभी भी कोशिश की जा रही है, रिझाया जा रहा है कि वोट करिए। देखिए छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग जारी है, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले आज बीजेपी और कांग्रेस के सियासी दिग्गजों के जीत को लेकर के अपने अपने दावे हैं। दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे पर हमलावर है, ये सुनना चाहिए। जो अपने आप को भतीजा साबित कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। शराब का धंधा करता है वो, सट्टा जुआ खिलवाता है, और क्या है? क्या ऐसे लोग बड़े हो सकते हैं क्या? ये हाईकमांड तय करता है। हमेशा ही सबसे राय करके, विधायकों से राय करके, फीडबैक अपना लेके अंतिम निर्णय हाईकमांड। तो ये साफ है कि जनता के मन में बदलाव की जबरदस्त सोच है और अंडरकरंट भी पूरे छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, घबरा गई है। शराब बांटना, पैसे बांटना, अपराधी लोगों को संरक्षण देकर जो आम मतदाता है उनको डरा के धमका कर वोट लेना चाहती है। जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने भारत सरकार के पैसों का भ्रष्टाचार किया है और
पूरे 5 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाने को लेकर इन लोगों के बीच में रस्साकसी रही और जो वादे किए थे उसको उन लोगों ने पूरा नहीं किया। इन बयानों को सुना आपने, अब इसके पर्दे के पीछे की कहानी को समझिए, ये बयानबाजी क्यों है। सीधा चलते हैं हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र के पास। ज्ञानेंद्र, ये किस तरीके के डायलॉग्स चल रहे हैं, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, और एक से बढ़कर एक बातें निकल करके आ रही। इसने लता, मैंने ही पूछा था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से, उन्होंने एक डायलॉग मारा था। दरअसल चाचा और भतीजे का रिश्ता है। विजय बघेल जो दुर्ग से सांसद हैं, उनके सामने चुनावी मैदान बने, तो मैंने ही उनसे पूछा था कि आप ये कह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अपने रिश्तों की जो कहानी है लोग दीवार में उकेर रहे हैं और बता रहे हैं अपने बारे में कि हमारा उनसे क्या रिश्ता है। तो उनको भी मैं बता देता हूं, अगर मुझे हराने की बात वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मंच से बोलकर गए हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद चुनाव हार रहे हैं। ऐसे में उन्होंने ये तंज कसते हुए कहा कि विजय बघेल को ये नहीं पता है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, और रिश्ता तो ये है स्नेहलता, वो उनके चाचा हैं। ऐसे में चाचा को आप कह सकते हैं कि भाई उन्होंने उसी आधार पर कहा। लेकिन जो विकास उपाध्याय कह रहे हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं वो शराब बांट रहे हैं, वो रात को 1 बजे 1:30 बजे जाकर अपने विधानसभा में शराब पकड़ रहे हैं। इधर रमन सिंह ये कह रहे हैं, रमन सिंह की बात पर इसलिए दम है क्योंकि रमन सिंह ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरह से करप्शन हुआ है, और जिस तरह से करप्शन छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बना हुआ है शहरी मतदाताओं में, वैसे में भूपेश बघेल परेशान है। वो विपक्ष में, उनका काम है आरोप लगाना, तो निश्चित तौर पर दावा तो रमन सिंह ये करेंगे कि वो परेशान है, सरकार हमारी बन रही है। इसने लता बिल्कुल ज्ञानेंद्र, और अब देखना है कि 3 दिसंबर में जनता का विश्वास क्या है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी दांव पर लगे हैं, और कौन कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है, किसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, ये भी जरा देख लीजिए। डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, और इसके साथ देखिए विजय बघेल, इनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दुर्ग से सांसद हैं, पाटन विधानसभा सीट से ये प्रत्याशी हैं। अगला चेहरा आप राजेश अग्रवाल का देख रहे होंगे, कांग्रेस से ही बीजेपी में शामिल हुए हैं, अंबिकापुर से प्रत्याशी हैं, टीएस सिंहदेव को टक्कर दे रहे हैं। अगला चेहरा रेणुका सिंह का है। देखिए केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, एसटी के लिए आरक्षित भरतपुर सोहनत विधानसभा सीट है, वहां से ये किस्मत आजमा रही हैं, लड़ाई मैदान में है इनकी। और अरुण साव का भी नाम देखिए, चेहरा देखिए आप, जो कि इस वक्त मैदान में है, बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और अब लोरमी विधानसभा चुनाव से जीत की उम्मीद में हैं। जनता डिसाइड करेगी। अगली शक्ल, अगला चेहरा जो है नारायण चंदेल का है, जो आप उधर देख रहे हैं कॉर्नर में। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, जांजगीर चांपा विधानसभा सीट से लगातार 6ठी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो वो चेहरे हैं जो बीजेपी की ओर से। कांग्रेस की ओर से कौन कौन है देखिए जरा मैदान में। भूपेश बघेल, यहां से शुरुआत करते हैं। देखिए ये बड़ा चेहरा है, ये नाम पर प्रदेश के मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, ये भी है मैदान में, प्रदेश के डिप्टी सीएम, 2008 से अंबिकापुर के विधायक भी रहे हैं। अगला चेहरा है डॉक्टर चरण दास महंत का, ये भी विधानसभा के अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और सक्ती सीट से चुनावी मैदान में है। अगली शक्ल जो आप देख रहे हैं वो एकदम कॉर्नर में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है। तो अब रुख करेंगे ज्ञानेंद्र का, और अब दिग्गजों की माफ कीजिएगा ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से दिग्गजों की साख दांव पे लगी है और आज इन सीटों पर वोट हुआ है, क्या लग रहा है? कोई माफी की जरूरत नहीं है। इसलिए पानी पी लीजिए, आप एक सांस में बोलती हैं, खांसी आना लाजमी है, मैं समझ सकता हूँ। देखिए टीएस सिंहदेव हों या फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हों या ताम्रध्वज साहू हों या रमन सिंह हों, आपको बयानों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि रमन सिंह लगातार ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ये कहकर गए हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव हार रहे हैं। रमन सिंह के बारे में बार बार मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं भूपेश बघेल की इस बार तो रमन सिंह अपनी सीट बचा लें। प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव, लोरमी की जिस सीट की आप बात कर रही थी वहां मामला फंस गया था। अब जब प्रदेश अध्यक्ष का फंस जाए, दीपक बैज हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, टीएस सिंहदेव के सामने राजेश अग्रवाल है, कह रहे हैं शहरी मतदाता नाराज हैं। तो ये सब जितने भी दिग्गज हैं तो एक दूसरे पर तंज इसलिए कस रहे हैं, आरोप इसलिए लगा रहे हैं, कह इसलिए ऐसा रहे हैं क्योंकि अगर प्रधानमंत्री स्नेहलता ऐसा कह दें छत्तीसगढ़ की सभा में आकर कि इस बार तो मुख्यमंत्री की सीट नहीं बच रही है, तो प्रदेश में इसकी चर्चा शुरू हो जाती है। अगर रमन सिंह के बारे में ये कह दिया जाए कि रमन सिंह इस बार अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं और 10 दौरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हो जाए तो इसकी चर्चा शुरू हो जाती है। तो ये केवल सियासी बयानबाजी
है। 3 तारीख जब तक नतीजे ना जाएं तब तक दिग्गजों की किस्मत का फैसला हम और आप यहाँ बैठकर खड़े होकर नहीं कर सकते। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ज्ञानेंद्र, वही छत्तीसगढ़ में दिग्गजों ने जब अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, सीएम भूपेश बघेल ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट किया, वो तस्वीरें आई। तो वहीं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के अलावा बीजेपी प्रत्याशी रेणुका सिंह, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने भी वोट किया और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई। और ऐसी तस्वीरें इन बूथ से आई जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और इसके साथ ही अपील की लोगों से। और छत्तीसगढ़ में किस तरफ से अगर बात करें कि लोगों ने घर से बाहर निकलकर मताधिकार का इस्तेमाल किया, लेकिन अब हम रुक करेंगे ग्राउंड का कि अब ये समझा जाए ज्ञानेंद्र से कि आखिरी घंटा बचा है, जिसने जितनी मेहनत करनी होगी जनता ने अब उस पर अपना मुहर लगा दिया होगा। लेकिन किस तरीके का आज रहा रुझान, जनता से बात करने पे किस तरीके की गर्माहट या चुनाव को लेकर कोल्ड सिचुएशन महसूस की? मैं आपको मोटी मोटी पिक्चर बता देता हूं और एबीपी न्यूज़ के जो दर्शक हैं वो इस बात को समझ जाएंगे कि किस तरफ रुझान जा रहा है। मुझे लगता है कि जब तक वोटिंग हो तब तक हमको इस फैसले पर नहीं पहुंचना चाहिए कि किस तरफ रुझान है। लेकिन हाँ, 2 चीज़ है जो किस पार्टी के पक्ष में मजबूती है और किस पार्टी के पक्ष में मजबूती। 2 चीज में बताता हूं आपकी कांग्रेस की मजबूत पहलू क्या है। कांग्रेस में भूपेश बघेल ने अपने आप को एक ब्रांड के तौर पर स्थापित किया है। छत्तीसगढ़ धान और किसान का एक चेहरा बन गए हैं, वो उनका एक मजबूत पक्ष है। दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी थी, इसलिए 22 लोगों का इन्होंने टिकट काट दिया। तो ये कांग्रेस का मजबूत पक्ष है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी थी तो हमने टिकट काट दिया। और धान किसान, उसके अलावा बीजेपी का मजबूत पक्ष मैं आपको क्या बता रहा हूं कि बीजेपी का मजबूत पक्ष ये है कि लगातार प्रधानमंत्री अमित शाह माइक्रो मैनेजमेंट के तहत चुनाव लड़ना, जो बीजेपी की शैली है। दूसरा, धान पर ये बहुत पीछे थे। 3100 रुपया कह दिया कि हम धान का देंगे, 500 सिलेंडर गैस कह दिया कि हम देंगे, 10 लाख रुपए का इलाज करने। तो जो घोषणा पत्र का एक वो होता है ना कि घोषणा पत्र देखिए किसका कितना लालच दे रहा है, तो इसको बहुत समान कर दिया है बीजेपी ने। तो ये पहलू है, इसके आधार पर जनता तय करेगी। लेकिन थोड़ी अगर एज की बात आप कहेंगी तो मैं पिछले 5 साल के अनुमान के मुताबिक ये कह सकता हूं कि कांग्रेस ने चुनावी मैदान में अपनी स्थिति थोड़ी मजबूत बनाई है। जनता से भी बात करने से ये पता चल रहा है। तो जन के मन में क्या है ये तो बात करने से पता चल रहा है, लेकिन वाकई खुल करके सामने आएगा 3 दिसंबर को। शुक्रिया ज्ञानेंद्र, बहुत शुक्रिया। ये ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी, जनता के बीच, दर्शकों के बीच पहुंच गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।